निफ्टी क्या नेक्स्ट 15 साल में 1.5 लाख जा सकता है? रामदेव अग्रवाल का कहना है कि हाँ, नेक्स्ट 15 साल में 1.5 लाख पॉसिबल है, यानी 2040 तक निफ्टी 1.5 लाख जाएगा। अभी आपको पता है 22,600 के आसपास है, तो नेक्स्ट 15 साल में वो 1.5 लाख टच होगा। जो आप बोलेगे 1.5 लाख तो बहुत बड़ी फिगर है, यानी यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट कितना बढ़ेगा? ऑलमोस्ट 8 गुना बढ़ेगा। वेल उसी बारे में मैं आज डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। अगेन गाइस, बाद में हम लोग बात करेंगे कुछ कंपनीज के बारे में, और आपने काफी सारे क्वेश्चंस जो भेजे उसके भी आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी जैसे बात हुई कि 1.5 लाख तक जा सकते हैं, आराम से जा सकता है। देखो एक सिंपल सा मैथ्स है। अगर आप 15 साल का 13% से भी CAGR लगाओगे तो वो 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक्चुअली आप देखो तो 40 साल से मार्केट ने 15.4% से ग्रोथ किया है। तो अगर 15.4% ले तो वो वेल अबव 1,85,000 जा रहा है। तो निफ्टी 1.5 लाख पॉसिबल है। बस वही है कि आपको लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो एट द एंड यहाँ भी कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आ रहा है। कोई भी स्टॉक अगर अगर आप लंबे टाइम तक रखते हो तो वो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट है। सिमिलरली सेंसेक्स में भी जो आप देख रहे हो 100 पॉइंट से जो चालू हुआ था सेंसेक्स, आज वो 75,000 के अबव है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म जाते हो तो ऑफ कोर्स ये इस तरह का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन क्या इसमें करेक्शन आएँगे? 100% करेक्शन आएँगे, बहुत सारे करेक्शन आएँगे। लेकिन अगर अच्छे स्टॉक हो और अगर आप लंबी अवधि तक रुक सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो, इससे बेस्ट कोई नहीं है। तो आप बोलोगे क्या हम लोग इंडेक्स फंड में डाल दें तो अपन, या ये सब क्यों स्टॉक की मारा-मारी करते हो? इंडेक्स फंड में आप डाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। अगर मैंने जैसे बात की पिछले 40-44 ईयर से 15% का रिटर्न मिला है, तो अगर आप इंडेक्स फंड में डालते हो तो बस उसी के आस-पास आपको मिलेगा रिटर्न। आप हाँ, बैंक निफ्टी यानी आप निफ्टी जूनियर्स या निफ्टी 20 और वो सब में डालते हो, जैसे बाकी निफ्टी आईटी भी अवेलेबल है, तो उसमें शायद थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिल सकते हैं। हाँ, तो अगर आपको सेफ खेलना है तो इस तरह से जा सकते हो। लेकिन बोलेंगे नहीं भाई मुझे तो मोटा पैसा कमाना है, तो 20-25% अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट इक्विटी के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट 10 साल में नेक्स्ट 15 साल में निफ्टी काफ़ी ग्रो होगा, मार्केट काफ़ी ग्रो होगा। जैसे कल ही हमने बात की थी हमारे यही से सेम आउटलुक पे, जे आज तपन में हमने बात की थी कि किस तरह से बीएसई ने अब $5 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर दिया है। अब $5 ट्रिलियन का मार्क अब क्रॉस किया है। नेक्स्ट 3-4 साल में ये हम लोग थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो जाएँगे वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना। यूएस इज़ 55, यानी अपने से 11 गुना बड़ा है। इवन चाइना अपने से ऑलमोस्ट डबल है, उसका भी अराउंड 9.4 ट्रिलियन है। तो ओवर द टाइम हम भी काफ़ी ग्रो होंगे। बस ये हमें फ़ेथ रखना है। फ़ेथ रखने की बात है, एट द एंड ऑफ द डे पेशेंस इज़ द की। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ले लो, जब आता है मार्केट में तब सब लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग लंबा जाएँगे, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे लेकिन स्टॉक बढ़ने लगता है, खुजली होने लगती है और हम लोग सेल करके 20-25% प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। और वहीं फिर प्रॉब्लम होता है, आगे जाके वो स्टॉक एक मल्टी बैगर। बहुत ही ध्यान रख के इन्वेस्ट करना है। और अगर आप देखो आज जैसे निफ्टी बेसिकली 90 पॉइंट से अप गया था। ओवरऑल अब लग रहा है कि वो कहते हैं इलेक्शन की रैली दिख रही है। मे बी हमारा रिजल्ट आए उससे पहले शायद हम लोग ऑल टाइम हाई टच कर ले। ये आगे के भी टेन्योर में ऐसा ही हुआ था। 2019 की बात करें या 2014 की बात करें, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच इलेक्शन से पहले ही कर दिया। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी ये है कि ये होगा। तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, वही है कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके वो कहते हैं ना कि बैठ जाओ उस पे, नागराज का बन के बैठ जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना लंबा आप रुकोगे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में उतना ही बेटर रिटर्न है। देखो रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल है। रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, कंटिन्यूअसली उसको रिव्यू करो, जो अच्छे स्टॉक ने उसको बाहर निकालो, और जो अच्छे है उसको अंदर लाओ और ओवर द टाइम इन स्टॉक्स को नर्चर करो। ओवर द टाइम जब इन स्टॉक को नर्चर करोगे, आप कंटिन्यूअस रिव्यू करोगे, क्वार्टरली हो या कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो, आपको लगे नहीं स्टॉक अच्छा जा रहा है, बने रहे। वो कहते हैं ना हमें ऐसे राहुल द्रविड़ प्ले करना है, हमें ऐज़ यहाँ सहवाग बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट फील्ड में वही होता है।
टेस्ट मैच की बात है, जो लंबे समय तक रहता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो ज़्यादा रन बनाएगा। सिमिलरली यहाँ स्टॉक मार्केट में ही है, अगर आप पहले ही आउट हो गए, आप मार्केट से बाहर हो और फिर ये व निफ्टी 1,50,000 जाए या 2 लाख जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ एज़ अ राहुल द्रविड़ प्ले करना है, ज़्यादा वो मारा-मारी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, क्योंकि ट्रेडर्स सब सोचते हैं कि हम लोग इतना कमा लेंगे, ये कमा लेंगे, ये सब फैंसी आइटम है। सब कुछ कर लिया लाइफ में मैंने भी, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ, आपको काफ़ी सारे गुरु, मार्केट गुरु यही बताएँगे, जो सालों से ये मार्केट में हैं। लेकिन तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि आप किसमें अच्छे हो, उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन आप बोलोगे, "यार तपन, क्या ये सब प्रवचन चालू कर दिया तूने आज?" जस्ट इसलिए किया कि देखो, हम लोग जब 1,50,000 का बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो 1,50,000 ऐसे अचीव नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ओवर द टाइम इकोनॉमी ग्रो होती है। सिमिलरली आपका पोर्टफोलियो भी अगर आप चाहते हो जैसे निफ्टी की तरह वो भी आपका 15 साल में 8 गुना हो, तो उसके लिए आपको भी तैयारी रखनी है कि आपको भी अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करते रहना है। और एट द एंड ऑफ द डे दैट इन्वेस्टमेंट विल गिव यू लॉट ऑफ गुड रिजल्ट। चलो, आज बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो एक खास स्टॉक जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बेल। और बेल देखो, काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया और सब लोग बोल रहे थे, क्या सब लोग बोल रहे थे कि यार ये 60-70 का स्टॉक आ जाएगा, और वो ऑलमोस्ट 300 के ऊपर चला गया था। और काफ़ी ब्रोकिंग हाउस बोल रहे हैं कि वो स्टॉक तो 30 जाएगा, लेकिन वो 300 के ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि पीएसयू में बड़ी रैली आई, एक डिफेंस में भी एक कहते हैं ना, अच्छी खासी रैली की वजह से डायरेक्टली भेल को एक अच्छा खासा पुश मिला। लेकिन अगर जब हम लोग फाइनेंशियल्स देखते हैं भेल का, तो ऑनेस्टली हमें लगता है कि क्यों इतना वैल्यूएशन मिल रहा है? जैसे मैं देख रहा हूँ तो पिछले 3 क्वार्टर से, जैसे ये क्वार्टर में ना अगेन वापस 282 करोड़ समथिंग आया। पहले वो लास्ट क्वार्टर में अराउंड 477 करोड़ रुपीस था। यहाँ भी कम है, ठीक है? ओवरऑल अगर उसका पी देखो, 500-600 चला गया था। अभी आज का पी मैं देखूँगा तो 400 का पी है। अभी कैसे जस्टिफाई कर पाएँगे इस तरह का हाई पी? तो हम बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं, आगे जाके तो अपन बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, ये है, वो है। मिलेंगे, लेकिन देखो बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब पी 90 और 100 के ऊपर चला जाता है ना, उसमें कमाना। जैसे आज ही मैंने एक ट्वीट किया था बेसिकली ट्विटर में कि किस तरह से 100 के पी स्टॉक जाते हैं ना, इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू अर्न। देखो, 100 के पी जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें से चांसेस शायद एक आध स्टॉक आपको रिटर्न कमा के दे, बाकी 8 से 9 आपको गिरेंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद में रखनी है जब ऐसे हाई वैल्यूएशन के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। अगेन पब्लिक सेक्टर है, अगेन ये सब इसलिए चल रहा है कि आपको भी पता है इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इसलिए पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो बेल का भी अभी मैं फाइनेंशियल्स देख रहा हूँ, मैंने सब कुछ देखा, बैलेंस शीट, P&L, मुझे कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं लगा। देखो, मुझे डिस्कस नहीं करना है इन डिटेल, क्योंकि कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। लेकिन ओवरऑल मैं आपको सामने से बोल रहा हूँ कि मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लगा कि हाँ भाई, भेल में जाके इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन में जाने का कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कैसे स्टॉक आपके मल्टीबैगर बनेंगे। एक तो जो आपने लो वैल्यूएशन में स्टॉक बाय किए, ठीक है? अगर जैसे आपने कोई स्टॉक आपने 20 के पी में बाय किया है और उसका समझ लो ईपीएस है, ईपीएस भी 20 है, ठीक है? अब ईपीएस 20 का समझ लो 40 होता है। ओके, दूसरे या डबल होता है। तो मैं बोलता हूँ ये पी जो 20 का होता है ना, वो भी 40 नहीं होगा, वो 60 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, मार्केट ज्यादा प्रीमियम देगा। तो लेकिन क्या बेसिकली मार्केट प्राइस क्या है? ईपीएस इंटू योर पी रेशियो, वो है आपका मार्केट प्राइस। तो जो आपको जंप आएगा वो काफी बड़ा जंप होगा, यानी आपका प्रॉफिट अगर डबल होता है तो स्टॉक 3 गुना हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, तो आप पहले देख लीजिए कि उसका वैल्यूएशन रीज़नेबल है कि नहीं है। आपके पास कितना ग्राउंड बचा है यहाँ से, कितना कमा पाओगे और किस तरह से कंपाउंडिंग होगा, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूएशन में ले लिया, द चांसेस ये है कि आगे जाके आप इतनी कमाई नहीं करोगे। ओवर द टाइम जो मल्टीबैगर स्टॉक हुए हैं, तो उनका मेन ही रीज़न था कि वो काफ़ी स्टॉक अच्छे लेवल पे हमें मिल रहे थे, यानी सस्ते मिल रहे थे, और वो जाके जैसे उनकी अर्निंग बढ़ी, उनका बेसिकली वैल्यूएशन री-रेटिंग हुई, पी रेट री-रेटिंग या प्राइस टू बुक वैल्यू री-रेटिंग, जो भी बात कर लो आप,
वो सब हो, उसके वजह से वो स्टॉक मल्टीबैगर है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि ये बिफोर इन्वेस्टिंग ये चीज़ देखें। बाय द वे अगर अगर आप ये वीडियो एन्जॉय कर रहे हो और आप हमारा वैल्यू एन्जॉय करते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ लोगों को बताइए अगर आपको लगे आप फॉरवर्ड कीजिए। देखो एट द एंड मैं भी चाहता हूँ कि ये नॉलेज सबको मिले। ऑफ कोर्स आई एम प्रैक्टिशनर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो मैं चाहूँगा कि ये नॉलेज सबको मिले सो दैट वो भी आगे जाके कमा पाए। तो डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो और अगर आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक हम रिव्यू करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। नेक्स्ट टाइम में शॉर्ट विल ट्राई टू रिव्यू दैट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गई बेल की बात। तो बेल मैंने जैसे बोला कि नो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगेन गाइस व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू इट इज़ माय ओपिनियन। ऐसा कोई नहीं है कि सजेशन या रिकमेंडेशन है। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके। अब बात करते हैं क्यूएनए की। क्यूएनए में नो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन आया है ओवरऑल बेसिकली जागृति का कि डिफेंस स्टॉक्स क्यों ऊपर जा रहे हैं? डिफेंस स्टॉक्स व्हाई इट इज़ गोइंग सो अप इवन दो हाई वैल्यूएशन इज़ सो हाई। तो जागृति एक बात यहाँ बताने जा रहा हूँ कि डिफेंस स्टॉक जब वो 2 साल पहले अवेलेबल थे या 3 साल पहले अवेलेबल तो वो काफ़ी लो पी में अवेलेबल थे। इवन अगर मैं एचएएल की बात करूँ तो एचएएल मुझे याद है 6-7 महीने पहले ना वो 15 या 17 के पी में मिल रहा था। ओके और अभी कितना है? अगर आप देख लो तो अभी 40 का पी है। तो पी डबल हो गया और ऊपर से ईपीएस भी काफ़ी अच्छा आ गया। इसकी वजह से वो स्टॉक ऊपर बढ़ जाते हैं। सिमिलरली यानी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अगर कोई कंपनी आपको रीज़नेबल वैल्यूएशन में मिलती है तो फिर आगे जाके आपको एक्स्पोनेंशियल रिटर्न मिलने के चांसेस है क्योंकि यहाँ 2 लीवर काम आएँगे। एक तो वैल्यूएशन री-रेटिंग होती है और आपका ईपीएस ग्रोथ होता है। दोनों तरह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसकी वजह से ये हुआ है। तो डिफेंस स्टॉक जैसे बीएल की बात करें, एचएल की बात करें या काफ़ी सारे अदर स्टॉक्स हैं। ये सब जब मिल रहे थे तब बहुत ही सस्ते मिल रहे थे। और ओवर द टाइम जब री-रेटिंग होती है तभी आप देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन आते हैं इन सब स्टॉक्स में। तो ये चीज़ है तो डिफेंस स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा कि नहीं जागरूक आई थिंक नो वी शुड वेट फॉर द रिजल्ट ओके दैट इज़ इलेक्शन रिजल्ट मे बी जून 4 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और फिर देन टेक अ डिसीजन। चांसेस तो लग रहा है कि आराम से 300 के ऊपर सीट मिल जाएगी बीजेपी को। बात तो हो रही है 400 की। लेकिन हाँ, अगर स्टेबल गवर्नमेंट आ गई 350 एंड अबव है तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा है कि ये मार्केट को कोई प्रॉब्लम होगा और वो एक्चुअली आप देख रहे हो कि वो डिस्काउंटिंग हो रहा है मार्केट में। मार्केट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने हाई की तरफ जा रहा है। व्हिच इज़ अ गुड साइन। तो आप बोलोगे हाँ, जा रहा है लेकिन ये सब डीआईआई बाय कर रहे हैं, एफआईआई कहाँ है? तो एफआईआई भी आएँगे यार देखो एट द एंड ऑफ द डे उनको भी कमाना है, उनको भी प्रॉफिट बनाना है, तो उनके पास भी ऑप्शन नहीं रहते बहुत सारे। दे विल कम बैक और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भई नेक्स्ट 15 साल में हम 1 लाख ड 1.5 लाख निफ्टी जाएँगे या 1,80,000 निफ्टी जाएँगे तो भाई ये सब आने वाला है। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एट द एंड ऑफ द डे और जब वो लिक्विडिटी वापिस आएगी, जब वो इंटरेस्ट रेट कट होगा, थिंग्स विल बी मच मच बेटर। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है पेटीएम का और पेटीएम का क्वेश्चन पूछा है मनोहर ने कि क्या पेटीएम में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो पेटीएम का भी रिजल्ट आया आज। अगेन लॉस है। अगर आप देखो पिछले 6 क्वार्टर से वो लॉस कर रहा है। अगेन जो बैंक ने कहते हैं ना कि वो पुटिंग अ नेल इन द कॉफिन की बात थी जब उन्होंने बोला कि भई आप वॉलेट नहीं कर सकते ये तभी समझ लेना चाहिए कि भई ये बिज़नेस बहुत ही टाइम लगेगा रिकवर होने में। खुद वॉरेन बफेट भी चले गए पेटीएम से बाहर। तो पेटीएम में मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। इवन मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ अगर आप लॉस मेकिंग में हो, आप लॉस हो ना तो आपको सोचना है कि ट्रेड ऑफ क्या है? अगर आपको ट्रेड ऑफ में कोई अच्छा स्टॉक मिल रहा है जहाँ आप इन्वेस्ट करो और मे बी नेक्स्ट 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर में वो लॉस रिकवर भी कर ले तो बेटर है आप ट्रेड ऑफ कर लो। क्योंकि कभी-कभी ये स्टॉक्स जो बात है कर रहे हैं हम लोग, इट मे टेक अ हेल ऑफ अ टाइम टू रिकवर। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक अच्छा उससे पहले मुझे एक बात बोलनी थी पेटीएम से बात है जैसे हम लोग बेजूस की बात कर रहे हैं। क्यों मैं बात कर रहा हूँ बेजूस की? क्योंकि बेजूस का भी सेम टाइप का केस है। आप देखो
फंडिंग फंडिंग आते जा रहा है वेंचर कैपिटल और फिर क्या हुआ एट द एंड बर्स्ट हो गया। बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग, उन्होंने वर्ल्ड कप भी स्पॉन्सर कर लिया है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिलेगी। इवन मुझे याद है जब मैं दुबई था, दुबई में, और वो भी ये मैं कुछ 5-6 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बेजू के टीचर्स वहाँ आके पढ़ाते थे, पर्सनल घर पे आते थे और बहुत ही एग्रेसिव थे वो मार्केटिंग में। लेकिन अभी देखिए उनकी हालत क्या है, वो एनसीएलटी में पहुँच गए। अभी रजनीश और वो सब जो है सेबी के गए जो पहले चेयरमैन थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो उनकी हालत भी खस्ता है। तो ये क्यों मैंने एग्जांपल दिया कि जब कोई कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं करती है तब ये बड़े प्रॉब्लम आते हैं। सेम चीज पेटीएम के साथ हुआ, वो प्रॉफिटेबिलिटी फोकस नहीं किया और ना एक्सपेंशन पे। लेकिन अगर आप देखो काफ़ी सारे स्टॉक जिन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी कंसंट्रेट करने लगे, जैसे मैं बात करूँ इसी फिनटेक कंपनीज़ की बात करूँ तो ज़ोमैटो देख लो, आप पीबी फिनटेक देख लो, ठीक है? उन लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी फोकस, प्रॉफिट है और अभी वो स्टॉक्स काफ़ी ऊपर है। ज़ोमैटो का कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऑलमोस्ट 200 के पास पहुँच गया। तो जब कोई मैनेजमेंट का फोकस हट जाता है और उनको एग्रेसिव ग्रोथ के पीछे भागना है और प्रॉफिटेबिलिटी फोकस है, ये कभी ना कभी तो होना था। बायजू ने भी यही किया, एग्रेसिव ग्रोथ किया लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं है। सिमिलरली इन लोगों ने तो जो पेटीएम का प्रॉब्लम यही था कि कंप्लायंस एंड ऑल दैट उस सब इश्यू से ऊपर नहीं है और उसके वजह से ना थिंग्स गेट इट वर्स एंड वर्स। सो दिस पॉइंट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड। अब हम लोग दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा एक क्वेश्चन है मोहम्मद अकबर का कि क्या अभी पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए? यस, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शायद इलेक्शन जीत जाए तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही आप चीज़ देखना जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि उनका वैल्यूएशन क्या है। जैसे ये भेल है, वो भी एक पीएसयू है, जैसे सेल है, सेल भी एक पीएसयू है, ठीक है? पंजाब नेशनल बैंक है, वो भी एक पीएसयू है। उनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी हो रही है? क्या वो लोग अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं? ये देखना है। जस्ट पीएसयू है करके नहीं डालना है। देखो वो बैकफायर होगा तो बहुत खराब तरीके से बैकफायर होगा। रीज़न मैं बताता हूँ, ये सब स्टॉक 3 से 4 गुना हो गए और जब कोई स्टॉक 3 से 4 गुना हो जाता है और अगर वो अर्निंग उस तरह की नहीं लाता है, तो स्टॉक फॉल होने की बहुत-बहुत बड़ी चांसेस होते हैं उसमें। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पीएसयू स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उनका प्रॉपर वैल्यूएशन देख के ही इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज़ प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट इन दैट टाइप ऑफ कंपनी, क्योंकि क्योंकि रिवर्स सिचुएशन में आपकी हालत खराब हो जाएगी। ओके। चलिए सर मोदी जी लगता है हमें तो 200 के नीचे चले जाएँगे, ये बात कर रहे हैं जगमोहन। ओके, जगमोहन जी अब पता नहीं है 200 के नीचे चले जाएँगे कि नहीं चलेंगे, अभी तो दिख नहीं रहा है जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है। लेट्स सी क्या क्या होगा यहाँ से। बट आई थिंक 300 के ऊपर तो आना चाहिए द वे थिंग्स हैव गॉन अप। लेकिन कभी बोल नहीं सकते ना, क्योंकि एट द एंड क्या है कि सब कुछ ऑलरेडी तय 4 जून को ही पता चलेगा जब बैलेट ओपन होगा। ये उसके पहले तो ये सब रूमर्स हैं और वो सब। अभी एक अगर आपने देखा होगा आज की ही बात थी, रूमर से बात हुई कि सेबी ने एक रूल निकाला है, तो उन्होंने बोला है कि भाई रूमर्स पे अगर कोई कंपनी की रूमर्स घूमती है और एक्शन नहीं लिया कंपनी ने और उसकी वजह से अगर इन्वेस्टर को प्रॉब्लम है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएँगे। अब देखो ये बहुत ही डिफिकल्ट है कंट्रोल करना रूमर्स को और वो सब, लेकिन एक अच्छा स्टेप है सेबी के एंड से कि चलो है ना, कुछ अच्छी चीज़ हो रही है कि कुछ आए, लेकिन देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन रूमर्स की वजह से 100% आप देख सकते हो ना, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स फँस जाते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को क्या चाहिए ना, क्विक मनी। और क्विक मनी के चक्कर में ना दे बिलीव इन द रूमर्स एंड दे इन्वेस्ट विदाउट थिंकिंग, यानी सर पैर हाथ कुछ पता नहीं है और बस जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। इस तरह से इन्वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से इन्वेस्ट करोगे यू आर इन अ बिग बिग प्रॉब्लम। तो इवन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो, रूमर्स तो चलो सुनी-सुनाई बातें बहुत आएगी आपको। मार्केट इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन सुनाई-सुनाई बातों पे नहीं जाना है, खुद का दिमाग भी लगाना है। अगर अभी तक आपका पोर्टफोलियो ठीक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स सम मिस्टेक यू हैव ऑलरेडी डन। तो अब आप जाके उसको रेक्टिफाई करना है, कैसे देखना है, क्या करना है, वो सब सोचना है और रूमर्स पे नहीं, खुद के एनालिसिस पे भी
बेसिकली रिलाई करके इन्वेस्ट करना है। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि नो आपको भी ये सीखना है कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो मैंने एक लिंक दी गई है जिस पे हमने नेक्स्ट मास्टर क्लास शायद आज ही हम लोग करने वाले हैं, तो अगर चाहो तो आप वो लाइव अटेंड कर सकते हो। लिंक मैं दे दूंगा एंड सी यू सून। तो आज मैं यहाँ तक ही रखता हूँ क्योंकि नो आई थिंक नो ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस ले लिए मैंने। विल टेक नेक्स्ट टाइम टुमारो। सो मैंने बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन ले ले तो प्लीज पुट इट एंड आई ट्राई टू मेक इट नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आज से ये तपन में इतना ही एंड कल मिलेंगे। सी यू देन, बाय बाय, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, सी यू, बाय बाय।